हाय एवरीवन, वेलकम टू दी क्लास। आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। उसके बाद 11 से 16 तक न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो हम न्यूमेरिकल पोर्शन में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से। क्वेश्चन है व्हाट इज अ सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हमको बताना है कि एक सेमीकंडक्टर क्या होता है। डिस्क्राइब द टू मेन टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। उसके बाद उसके जो दो मेन टाइप हैं उनको डिस्क्राइब करना है एंड कॉन्ट्रास्ट देयर कंडक्शन मैकेनिज्म। और उनमें जो कंडक्शन मैकेनिज्म होता है, जिस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, उसके मैकेनिज्म में कॉन्ट्रास्ट मतलब वो किस तरीके से एक दूसरे से अपोजिट मैकेनिज्म है वो बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। तो देखो जनरली अगर हम जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के बेसिस में डिवाइड करें तो ब्रॉडली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जो कंडक्ट करते हैं वो कंडक्टर, जो कंडक्ट नहीं करते वो इंसुलेटर। लेकिन जब हम थोड़ा सा इसको डेप्थ में पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है एक कैटेगरी और होती है जिसे हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। नाम से ही पता चल रहा है सेमी और कंडक्टर, दैट मीन्स कंडक्ट तो करते हैं लेकिन सेमी का मतलब क्या होता है, एक होता है कंप्लीट सर्कल, एक होता है सेमी सर्कल। सेमी मतलब हाफ, तो मतलब जो कंडक्ट तो करते हैं लेकिन ज़्यादा कंडक्ट नहीं करते या बहुत अच्छा कंडक्ट नहीं करते, उन्हें हम क्या बोलते हैं सेमी कंडक्टर। दैट मीन्स ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे से कंडक्ट करते हो जैसे कि कंडक्टर हो गए, या फिर ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं करते जैसे इंसुलेटर हो गए। ये इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होते हैं। ठीक है, जनरली जो इनकी रेंज होती है वो कितनी होती है कंडक्ट करने की, वो होती है 10 to the power -6 to 10 to the power 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। कंडक्टिविटी की ये ऐसा यूनिट है, आपने 10th में भी पढ़ी होगी फिजिक्स में, है ना। तो सेमीकंडक्टर की जो रेंज होती है वो कितनी होती है 10 to the power -6 से 10 to the power 4। ये वो सब्सटेंस होते हैं, आप इसको लिखोगे कैसे, दीज आर दी सब्सटेंस इंटरमीडिएट बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। जो कंडक्टर और इंसुलेटर्स के इंटरमीडिएट में होते हैं और इनकी जो कंडक्टिविटी रेंज होती है वो कितनी होती है 10 to the power -6 से 10 to the power 4। ओके, तो ये तो बात हो गई कि सेमीकंडक्टर होती क्या है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करते हैं। तो दो टाइप्स के सेमीकंडक्टर्स होते हैं, एक होते हैं एन टाइप और एक होते हैं सेकेंड वन इज पी टाइप। तो देखो यहाँ से आपको दो चीज़ें पता चलेंगी। देखो, एक तो आप एन से ध्यान रखोगे नेगेटिव और एक एन से ध्यान रखोगे नेक्स्ट। ऐसे ही पी से, एक आप पी से ध्यान रखोगे पॉजिटिव और एक पी से ध्यान रखोगे प्रीवियस। अब ये क्या है मैं अभी बता देती हूँ आपको। नेगेटिव का मतलब है कि यहाँ पर जो कंडक्शन होगा ना वो ड्यू टू नेगेटिव चार्ज होगा। नेगेटिव चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और नेक्स्ट से मतलब है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स तब प्रिपेयर किए जाते हैं। देखो एक हमारे पास ना जनरली सेमीकंडक्टर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, जो प्योर सेमीकंडक्टर है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात कर लेती हूँ जर्मेनियम, सिलिकॉन या जर्मेनियम, तो ये क्या होते हैं सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, बस इतना ही बना लेते हैं। ये एक क्रिस्टल हो गया। ठीक है, यहाँ पर पूरा जर्मेनियम का ये क्रिस्टल है, प्योर है, इस टाइम इसमें सिर्फ जर्मेनियम है, राइट। तो इसे हम बोलेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जब हम इसमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी को ऐड कर देते हैं, बाहर से एक्स्ट्रा इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो ये जो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हैं, जो कैसे प्रिपेयर किए गए हैं, जब हमने इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसमें कुछ इम्प्योरिटी को ऐड किया है। किसे ऐड किया है, तो देखो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं प्योर वाले, अगर हम उससे नेक्स्ट ग्रुप का कोई एलिमेंट ऐड करते हैं, जर्मेनियम यहाँ पे कौन से ग्रुप का है, आप कहोगे 14th ग्रुप का, राइट। तो अगर हम इससे नेक्स्ट वाला ग्रुप, 14 से नेक्स्ट वाला ग्रुप कौन सा होगा 15th ग्रुप, तो अगर हम इसमें कोई 15th ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, किस ग्रुप की 15th ग्रुप की, तो कौन सा सेमीकंडक्टर हमें मिलेगा एन टाइप। अब हम बात करते हैं पी टाइप की। तो देखो पी टाइप सबसे पहले इसमें जो कंडक्टिविटी होती है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है, पॉजिटिव जो कि होते हैं होल। ठीक है, और ये जो प्रिपेयर होते हैं ये प्रिपेयर होते हैं जब हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कोई प्रीवियस ग्रुप वाला एलिमेंट ऐड करते हैं। तो इंट्रिंसिक हमारा कौन से ग्रुप का है 14 ग्रुप का है यहाँ पर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस वाला कौन सा ग्रुप होगा 13 ग्रुप। दैट मीन्स ये तब प्रिपेयर होंगे जब हम 14 ग्रुप में 13 ग्रुप के एलिमेंट्स को ऐड करेंगे। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं, तो ये तो पता चल गया कि एन टाइप और पी टाइप होती क्या है। ठीक,
अच्छा, हम ऐसा करते क्यों है? इस ये जो प्रोसेस होता है ना इम्प्योरिटी ऐड करने का, इस प्रोसेस को बोला जाता है डोपिंग, कि हमने डोपिंग की। अब हम ये डोपिंग करते क्यों हैं? तो हम डोपिंग करते हैं टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। देखो सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी होती तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी रेंज की नहीं होती, ठीक है। तो हम इसको बहुत जनरली मतलब यूज़ कर नहीं पाते हैं बहुत अच्छे से। तो इसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं? डोपिंग कराते हैं। तो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो आप बहुत इजीली लिख सकते हो कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स कौन से होते हैं? दोज कंडक्टर्स विच आर प्रिपेयर्ड, या फिर विच आर प्रिपेयर्ड बाय डोपिंग द 15th ग्रुप एलिमेंट टू द 14th ग्रुप एलिमेंट टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी। इस टाइप से करके आप इसका आंसर दे सकते हो। इसी टाइप से पी टाइप लिखोगे। अब बात करते हैं इनके मैकेनिज्म की। तो मैकेनिज्म को समझने के लिए चलो पहले हम बना लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एन टाइप के मैकेनिज्म की। तो एन टाइप में हमने क्या किया है? 15th ग्रुप का कोई एलिमेंट यहाँ पर ऐड किया है, राइट। तो 15th ग्रुप का हम मान लेते हैं यहाँ पर आर्सेनिक, हमने आर्सेनिक यहाँ पर ऐड किया। तो AS या फिर फोस्फोरस, ठीक है। फोस्फोरस जनरली हमें याद रहता है, यहाँ पे हम फोस्फोरस को ऐड करने वाले हैं और यहाँ पर हम बोरोन को ऐड करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप जर्मनी या सिलिकन भी यूज़ कर सकते हो एज एग्जाम्पल, जो आपको याद रहे एग्जाम में, आप भूलो नहीं। तो जनरली हमें याद रहते हैं, इसलिए मैं ये प्रीफर कर रही हूँ। फोस्फोरस में क्या होता है? फोस्फोरस के जो अगर आप इसकी वैलेंसी चेक करते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5 होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं। तो अब वो 5 इलेक्ट्रॉन्स में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। यहाँ पे ऊपर भी इस तरीके से जर्मेनियम होगा, ठीक है, जो प्योर वाला था, ठीक है। तो अब जैसे ही मैंने इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दी तो ये इंट्रिंसिक नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, ठीक है। और एक्सट्रिंसिक भी किस टाइप का? एन टाइप का। तो अभी क्या हुआ कि इस फॉस्फोरस के जो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो गए 4 जर्मेनियम के साथ बॉन्ड क्रिएट करने में। भाई एक इधर साइड क्रिएट किया, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। लेकिन फॉस्फोरस के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बच गया, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एज फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्ट करेगा, और फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये मूव करेगा एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। अब जब ये मूव करेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी होती है फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जहाँ पर भी चार्ज का फ्लो हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, मतलब कंडक्टिविटी होगी। जब ये यहाँ पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा? ये इस पूरी सरफेस पे ऐसे ही फ्लो करता रहेगा। भाई जितने ज़्यादा फॉस्फोरस होंगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? मान लो ये इलेक्ट्रॉन चला गया इसकी जगह पे, ये इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह पर, तो इस तरीके से अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये फ्लो करते रहेंगे पूरे क्रिस्टल में। और जब ये फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या है? एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, दैट मीन्स चार्ज फ्लो कर रहा है। चार्ज फ्लो करने का मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो है वो इंक्रीज कर गया है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना। इस फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो पहले कंडक्टिविटी थी अब वो बढ़ गई, क्योंकि अब जो फ्लो है वो इंक्रीज कर गया, ठीक है। मैकेनिज्म समझ में आ गया। यहाँ पर मैकेनिज्म कैसे हुआ कि जो 15 ग्रुप था, क्योंकि वहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन था वैलेंस शेल में वो एक्स्ट्रा था, तो वो क्या करेगा? फ्लो करेगा, अपनी पोजीशन को एक्सचेंज करेगा, और फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। दैट मीन्स यहाँ पर कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। अब हम बात करते हैं पी टाइप की। तो पी टाइप में क्या चेंज होता है? पी टाइप में क्या होगा, मैं यहीं पर ही इसी में ही बनाकर आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। फॉस्फोरस को ऐसे ही रहने देते हैं ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, अदरवाइज आप पूरा एक नया अलग से बनाएंगे और फिर उसमें अलग दिखाएंगे, ठीक है। ये अलग हो गया, उसमें आप फॉस्फोरस को शो नहीं करेंगे, ठीक है। पी टाइप के लिए मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ। मान लो हमने एग्जाम्पल लिया बोरोन का, तो यहाँ पर क्या हुआ? कोई बोरोन आ गया, इसको यहाँ से, ये इसका पार्ट नहीं है, ये एन टाइप का है। अभी पी टाइप आप इधर समझो, ठीक है। इसे आप पी टाइप में नहीं बनाओगे फॉस्फोरस वाले पार्ट को, ठीक है। बोरोन क्या है? बोरोन है 13 ग्रुप का एलिमेंट। इसका मतलब इसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, वैलेंस शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अच्छी बात है, यहाँ पर जर्मेनियम बैठे हैं अपनी, ठीक। अब ये बोरोन क्या करेगा? 3 बॉन्ड्स तो क्रिएट कर लेगा, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इसने इधर साइड क्रिएट कर लिया, इधर साइड जो भी जर्मेनियम होगा उसके साथ क्रिएट कर लिया, यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अभी यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन होता तो ये इसके साथ यहाँ पर बॉन्ड क्रिएट कर लेता, लेकिन यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं ना, तो यहाँ पे जगह रह गई खाली, इसे हम बोलते हैं होल। अब आप मुझे एक बात बताओ, एक तरफ लिखा हुआ है -1 और एक तरफ लिखा हुआ है 0। अगर मैं इसे नेगेटिव बोल रही हूँ तो इसके कंपेरिजन में 0 क्या है? इसके कंपेयर में तो 0 पॉजिटिव है ना भाई। यहाँ पे तो नेगेटिव की कुछ चीज़ है, यहाँ पे तो नेगेटिव है ही नहीं, तो हम इसे इसके कंपैरिजन में पॉजिटिव बोल सकते हैं ना। अगर
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में तो ये जगह पॉजिटिव हो गई है ना। तो इसीलिए हम होल को क्या कंसीडर करते हैं, होल को हम कंसीडर करते हैं एज पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब नेगेटिव नहीं है, तो दैट मीन्स ये नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव है। अब क्या होता है कि यहाँ पर खाली जगह देखिए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स में क्या है, थोड़ा बहुत रिपल्शन भी होता होगा। अब इसको जैसे ही खाली जगह दिखती है तो ये सोचता है कि मैं ना खाली जगह पे चला जाता हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ पे मुझे खाली जगह दिख रही है, तो ये इलेक्ट्रॉन कर जाएगा इधर साइड मूव। अब जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन ने यहाँ पे मूव किया तो यहाँ पे तो आ गया इलेक्ट्रॉन, अब यहाँ पे इसकी जगह हो गई खाली, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, यहाँ पे क्रिएट हो गया होल। अब ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर जाए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सॉरी, वो यहाँ पे मूव कर जाएगा, ठीक है, तो अब यहाँ पे फिल हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे जगह हो जाएगी खाली। तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इधर से इधर, और जबकि होल कैसे मूव कर रहा है, पहले होल यहाँ था, होल फिर यहाँ पे बना और फिर यहाँ से अब होल कहाँ पे बन गया, यहाँ पे। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन और होल की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है। तो हालांकि यहाँ पे मूव तो इलेक्ट्रॉन ही कर रहा है, लेकिन हमको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे होल अपनी पोजीशन से मूव कर रहा हो, पहले होल यहाँ पर था, अभी होल यहाँ पर आ गया और फिर उसके बाद होल यहाँ पर आ गया। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम क्या बोलते हैं कि जो होल है वो अपनी पोजीशन से मूव कर रहा है, ठीक है, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। और होल क्या है, पॉजिटिव चार्ज, तो आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर। और फिर अगेन चार्ज का फ्लो ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जो होल है उसका जो मूवमेंट है वो इंक्रीज हो गया है, होल क्रिएट हो गया है ना एक्स्ट्रा। जितने ज़्यादा बोरोन होंगे उतने ही ज़्यादा होल होंगे, उतना ही ज़्यादा मूवमेंट होगा और उतना ही ज़्यादा कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी। आई होप अब आपको दोनों के मैकेनिज्म में डिफरेंस समझ में आया होगा। क्या डिफरेंस है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जबकि यहाँ पर भी मूव तो इलेक्ट्रॉन्स ही करते हैं, लेकिन हमको जो एक्चुअली में जो दिखता है वो क्या दिखता है कि यहाँ पर होल मूव कर रहे हैं, एक्चुअली में मूव यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन ही करते हैं, ठीक है। और जो होल के मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होती है। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक, चलो। क्वेश्चन है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, Cu2O है जो कि एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक ऑक्साइड है कॉपर का, कैन बी प्रिपेयर्ड इन लैब, लैब में प्रिपेयर किया जा सकता है। इन दिस ऑक्साइड कॉपर टू ऑक्सीजन रेशो इज स्लाइटली लेस देन 2:1। तो एक्चुअली देखो यहाँ पर अगर हम रेशो की बात करें तो कॉपर और ऑक्सीजन का रेशो क्या है, अगर कॉपर 2 यूनिट है तो इसके कंपैरिजन में रेशो ऑक्सीजन कितना है 1, तो यहाँ पर Cu रेशो O यानी कि कॉपर रेशो ऑक्सीजन कितना है 2:1। लेकिन जब हम इसे लैब में प्रिपेयर करते हैं तो यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, मतलब कि यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट थोड़ा सा आ जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो रेशो 2:1 होना चाहिए था ये ना होके थोड़ा सा कम हो जाता है 2:1 से, कॉपर टू ऑक्सीजन रेशो। कैन यू अकाउंट फॉर द फैक्ट दैट दिस सब्सटेंस इज अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो क्या अब आपको एक फैक्ट दे दिया कि ये जो है ना Cu2O ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, तो आप इसको कैसे एक्सप्लेन करोगे कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है, आप कैसे इस बात को समझ सकते हो कि एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो देखो पी टाइप सेमीकंडक्टर से हमें क्या ध्यान में आता है कि एक तो जो डोपिंग होगी वो नेक्स्ट वाले ग्रुप की होगी, तो यहाँ पे डोपिंग के बारे में तो कोई बात हो ही नहीं रही है। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से कंडक्टिविटी होती है, दैट मीन्स वहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज, दैट मीन्स होल क्रिएट होते हैं, है ना। तो ओवरऑल बात क्या आ गई कि होल, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर होल क्रिएट हो रहा है क्या। अच्छा, Cu2 कैसे बनाओ, Cu2O फॉर्मूला कैसे बनाओगा भाई, कॉपर और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की वैलेंसी हमें पता है -2, ठीक है, कॉपर +1 स्टेट में भी हो सकता है +2 स्टेट में भी हो सकता है। अगर इसे Cu2O फॉर्मूला बनाना है तो यहाँ पर कॉपर जो है वो +1 स्टेट में रहा होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या बन जाएगा Cu2O, ठीक है, और रेशो क्या हो जाएगा 2:1, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, यानी कि एक ऑक्सीजन से 2 कॉपर इस तरीके से अटैच्ड है, मतलब एक पर ऑक्सीजन 2 कॉपर है, ठीक है, एक ऑक्सीजन के लिए 2 कॉपर है, इस तरीके से अटैच तो नहीं है बट हाँ मतलब एक ऑक्सीजन से 2 कॉपर है एक ऑक्सीजन के लिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। लेकिन ये कह रहे हैं कि ये जो रेशो है ना ये थोड़ा सा कम है। अब ये रेशो कम कब हो सकता है, देखो ऑक्सीजन को अपनी 2 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है, इसके पास 2 नेगेटिव चार्ज हैं, अभी इसने क्या किया एक पॉजिटिव चार्ज के साथ ही सेटिस्फाई हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। कॉपर जो है वो 2 वैलेंसी में हो सकता है, प्लस में भी Cu+ और Cu2+, 2 टाइप से हो सकता है। अगर यहाँ पे एक दूसरे सिनेरियो में ये लूँ कि यहाँ पे Cu+ ना होकर Cu2+ हो
तो अभी क्या हो रहा है, इस ऑक्सीजन की दोनों वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही हैं। अभी ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया है ना, Cu2 पॉजिटिव और O2 नेगेटिव, तो अभी ये क्या बनाएगा, CuO बनाएगा, है ना। तो अगर मान लिया ये है इस तरीके से, अगर ये पूरा का पूरा क्रिस्टल ऐसे ही होता कि भैया सारे Cu प्लस होते और यहाँ पर भी Cu प्लस होते, तो अभी जो रेशियो है वो सही है, 2 ऑक्सीजन के लिए 4 कॉपर, तो पर ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन के लिए 2 कॉपर, है ना, रेशियो जो आ रहा है वो सही आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पर मान लो एक Cu2 प्लस आ जाता है, तो अब जब ये एक Cu2 प्लस आ जाएगा तो यहाँ से एक Cu को हमें हटाना पड़ेगा टू बैलेंस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करने के लिए हमें एक को हटाना पड़ेगा। अगर हम इसको भी रखते हैं तो यहाँ पर अभी क्या हो गया है कि प्लस चार्ज 2 गए हैं 3 और माइनस चार्ज आ गए हैं 2, तो ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रलिटी के लिए हमें एक कॉपर को यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो गया है, Cu2 प्लस हो गया और ऑक्सीजन 2 नेगेटिव हो गया। लेकिन अब अगर आप रेशियो चेक करते हो तो रेशियो क्या आ गया है, रेशियो पहले क्या था 4:2, जो कि था वही 2:1, है ना। अभी क्या हो गया है, अभी हो गया है कॉपर तो है 3 और ऑक्सीजन है 2, 3:2, और अगर आप इससे कंपेयर करो तो ये हो जाएगा 1.5:1, है ना। तो यानी कि अब एक ऑक्सीजन के लिए 1.5 कॉपर है ना कि 2, तो रेशियो जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया ना, इसका मतलब यहाँ पर ये वाला डिफेक्ट है। अब जब ये होगा तो यहाँ पर क्या क्रिएट हुआ है, यहाँ पर क्रिएट हुई है होल। कैसे क्रिएट हुआ है होल, जो Cu प्लस की जगह थी, स्पेस था, जैसे इस तरीके से मान लो कि यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से आपका क्रिस्टल बैठा हुआ था, यहाँ पर सारे Cu प्लस थे, यहाँ पे O2 नेगेटिव हो गया, फिर इधर यहाँ पे Cu प्लस हो गया, अभी यहाँ पे Cu2 प्लस आ गया, उसने एक जगह यहाँ पर आ गई, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इसे खाली कर दो, क्योंकि 2 को बैलेंस करने के लिए एक ही काफ़ी है यहाँ पर, है ना, तो हमें चार्ज को बैलेंस करने के लिए ऐसे ही हटाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या क्रिएट हो गया, खाली जगह, दैट मीन्स आप कह सकते हो कि होल क्रिएट हो गया, और जहाँ पर भी होल क्रिएट होता है वैकेंसी क्रिएट होती है, तो वहाँ पर हम उसको क्या बोल सकते हैं कि पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि इन क्यूप्रस ऑक्साइड प्रिपेयर्ड इन लैब, जो क्यूप्रस ऑक्साइड लैब में प्रिपेयर होता है वहाँ पर कॉपर टू ऑक्सीजन रेशियो जो होता है वो स्लाइटली लेस देन 2:1 है, मतलब ये एक क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि जो Cu प्लस आयंस हैं वो थोड़े से कम हो गए हैं, ठीक है, और कम कब होंगे, जब वहाँ पर Cu2 प्लस आयंस होंगे, तो दिस इज बिकॉज सम Cu प्लस आयंस हैव बीन रिप्लेस्ड बाय Cu2 प्लस आयन। अब एवरी Cu2 प्लस आयन रिप्लेस 2 कॉपर आयन, 2 Cu प्लस आयन, हर एक Cu2 प्लस आयन एक आयन 2 कॉपर को रिप्लेस करता है। भाई यहाँ पे 2 कॉपर थे पहले, 2 Cu प्लस थे, ठीक है, एक आया उसने 2 को रिप्लेस किया, एक तो इस वाले को रिप्लेस किया और एक इस वाले को रिप्लेस किया। अब एक जगह तो ये खुद आकर बैठ गया और दूसरी जगह उसने क्या क्रिएट कर दिया, क्रिएट होल। तो एवरी Cu2 प्लस आयन रिप्लेस 2 कॉपर आयन, thereby creating hole. As a result, substance conduct electricity with the help of these positive holes. तो जो substance है वो electricity को conduct करेगा इन holes की help से, और इसीलिए ये substance जो है ये क्या हो जाएगा, p type semiconductor. आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ फॉलोइंग एज बीइंग आइदर अ पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। हमको दो यहाँ पर सब्सटेंस दिए हुए हैं, हमको बताना है कि क्रिस्टल्स कि ये पी टाइप है या एन टाइप है। फर्स्ट है Ge डॉप्ड विद आयन, मतलब जर्मेनियम को डॉप किया है इंडियम के साथ, और सेकंड है बी डॉप्ड विद Si, बोरोन को डॉप किया है सिलिकॉन के साथ, ठीक है। तो आपको बताना है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है या एन टाइप। तो उसके लिए हम सबसे पहले ना इनके ग्रुप्स लिख लेते हैं। तो ये है 14th ग्रुप का, इंडियम जो होता है ये है 13 ग्रुप एलिमेंट, बोरोन 13 ग्रुप और सिलिकॉन अगेन 14 ग्रुप, ठीक है, 13 और 14। अब आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि एन टाइप वो होते हैं जिसमें नेक्स्ट ग्रुप की डॉपिंग हो रही हो, है ना, और पी टाइप वो होते हैं जिसमें प्रीवियस ग्रुप की डॉपिंग हो रही हो। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व। अभी इन्होंने कहा है Ge डॉप्ड विद आयन, मतलब जर्मेनियम को डॉप किया है इंडियम से, मतलब पहले क्या था, प्योर था जर्मेनियम और उसमें डॉप किया है इंडियम। तो पहले 14 था, 14 में डॉप किया 13 को, तो 14 में उससे पहले वाले को डॉप किया है ना, इंडियम को डॉप किया है हमने जर्मेनियम में। पहले जर्मेनियम था तो जर्मेनियम प्योर 14 था, है ना, 14 में हमने कौन सा डॉप किया है, 13, यानी कि 14 में उससे पहले वाला डॉप किया है, और जब पहले वाला डॉप किया है तो ये किस टाइप का हो जाएगा, पी टाइप। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड पढ़ते हैं। देखो इसमें आपको लैंग्वेज पकड़नी पड़ेगी,
क्योंकि आप बहुत इजीली यहाँ पे फंस सकते हो। बोरोन और सिलिकॉन का एग्जाम्पल मैंने आपको पहले क्वेश्चन नंबर 18 में भी दिया था, है ना, और वहाँ पर मैंने इसको कहा था कि ये पी टाइप है। क्यों? क्योंकि हमने सिलिकॉन में डॉप किया था, सिलिकॉन था 14, उसमें डॉप किया था 13 को, तो 14 में डॉप किया था उससे पहले वाला, 14 में डॉप किया था उससे पहले वाला, इसलिए ये पी टाइप था। अब यहाँ पे लैंग्वेज समझो क्वेश्चन की, इसमें कह रहे हैं कि बोरोन डॉप्ड विद एसआई, मतलब प्योर हमारे पास बोरोन है, प्योर है बोरोन यानी कि 13, और उसमें हम डॉप कर रहे हैं एसआई यानी कि 14, तो 13 में 14 को डॉप कर रहे हैं, तो 13 में उससे अगले वाला डॉप कर रहे हैं, है ना, लैंग्वेज को समझो, 13 में उससे नेक्स्ट वाला डॉप कर रहे हैं, और जब नेक्स्ट वाला डॉप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एन टाइप। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि 21 हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं न्यूमेरिकल पोर्शन में। क्वेश्चन नंबर 22, इसको यहाँ से हटा देते हैं। क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ बैंड थ्योरी। ओके, हमें बैंड थ्योरी को बेसिस मानना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, तो हमें किस किस के बीच में डिफरेंस बताना है, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जनरली हमें पता है क्या डिफरेंस होता है भाई, जो कंडक्टर होते हैं वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जो इंसुलेटर होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कह दिया कि आपको बैंड थ्योरी के बेसिस पे बताना है, ठीक है, तो आपको बैंड थ्योरी को बेसिस मान के चलना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं पहले कंडक्टर और इंसुलेटर की बैंड थ्योरी के बेसिस पे होते क्या है। तो देखो, बैंड थ्योरी हमसे दो टाइप के बैंड्स के बारे में बात करती है। एक होता है कंडक्शन बैंड जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ऊपर की तरफ होता है, और एक होता है वैलेंस बैंड जो कि नीचे की तरफ होता है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली, कंडक्शन बैंड जनरली एम्प्टी होता है। अब कि वो कंडक्ट करेगा, कोई भी सब्सटेंस वो कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा या सेमीकंडक्टर होगा, वो डिपेंड करता है इन दोनों के बीच के गैप पर। इनका गैप जितना कम, देखो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, चार्ज के फ्लो पर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करना है, तो फ्लो करने के लिए वो खाली जगह पर जाएंगे, मतलब कंडक्शन बैंड पे जाएंगे। अगर वो इजीली यहाँ पे जा पा रहे हैं, दैट मीन्स उनका फ्लो इजी हो रहा है, फ्लो इजी हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, कंडक्ट करेंगे तो वो कंडक्टर हो जाएंगे। अगर ये फ्लो नहीं हो पा रहा है या डिफिकल्ट हो रहा है तो फिर उनकी कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज करती चली जाएगी। और अगर हो ही नहीं पा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, तो फिर वो फ्लो नहीं करेंगे, फ्लो नहीं करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, कंडक्ट नहीं होगी तो वो इंसुलेटर हो जाएंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलो, तो अब हम देखते हैं कंडक्टर और इंसुलेटर में क्या कंडीशन होती है। तो जो कंडक्टर होते हैं ना, उनमें जो वैलेंस बैंड होता है वो पार्शियली फिल्ड होता है, मतलब कुछ इस तरीके से। ये मैंने फील्ड वाला पोर्शन दिखाया है, तो ये कंप्लीट फील्ड नहीं है। और जो इंसुलेटर होता है, सॉरी इंसुलेटर नहीं, जो कंडक्शन बैंड होता है, जो सेकेंड बैंड होता है, वो या तो इन दोनों के बीच में गैप बहुत ही कम होता है, या फिर जनरली ये देखा गया है कि गैप एक्चुअली होता ही नहीं है, दोनों आपस में ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर होते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो ये था वैलेंस बैंड और ये है कंडक्शन बैंड। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जैसे ये एक रूम है, वैलेंस बैंड जो है वो एक रूम है ना, और कंडक्शन बैंड जो है वो दूसरा रूम है। अगर इन दोनों रूम्स की जो दीवारें हैं वो एक ही हैं, या फिर बिल्कुल इन दोनों के अंदर इस तरीके से गेट बने हुए हैं, है ना, तो अगर आप इस रूम में हो तो इस रूम में जाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई भी नहीं भाई। गेट्स भी बिल्कुल ऐसे ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे को, तो आप बहुत इजीली आपका एक्सेस इस रूम से इस रूम में हो जाएगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो बहुत इजीली वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैप ही नहीं है, बिल्कुल एक रूम के अंदर दूसरा रूम आ रहा है। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे रूम के अंदर स्टोर होता है, तो ये रूम है, रूम के अंदर ही स्टोर है छोटा सा, ठीक है, स्टोर भी ओपन वाला है, कोई गेट नहीं है, तो आप बहुत इजीली इस रूम से स्टोर के अंदर जा सकते हो, कोई गेट ही नहीं है, बिल्कुल अंदर है, एक दूसरे में ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि फ्लो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, इसीलिए क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। तो ये इनके बीच में डिफरेंस। अब बात करते हैं इंसुलेटर की। सॉरी, इंसुलेटर में क्या होता है कि जो वैलेंस बैंड है ना वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ठीक है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो होता है बहुत ज़्यादा। ये जो गैप होता है ये होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो गैप ज़्यादा होने की वजह से ये यहाँ पर फ्लो कर नहीं पाते हैं, फ्लो नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, कंडक्ट नहीं होगी तो ये इंसुलेटर हो जाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है। सबसे पहले वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड है, जबकि इंसुलेटर में वैलेंस बैंड कम्प्लीटली फिल्ड है। यहाँ पर जो वैलेंस और कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर इनके बीच में जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी ज़्यादा है। आई होप समझ में आ गया होगा। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें डिफरेंस करना है कंडक्टर और सेमीकंडक्टर में। तो कंडक्टर तो सेम ही रहने वाला है, अभी यहाँ पे इंसुलेटर की जगह सेमीकंडक्टर आ गया है, ठीक है। अभी क्या है कि देखो सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि ये जो कंडक्शन बैंड है ना
ये थोड़ा सा नीचे आ जाता है, मतलब ये जो गैप है ये थोड़ा कम हो जाता है, ये गैप जो है ये कम हो गया। तो अभी क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन जिसमें थोड़ी बहुत जान है, जिसमें थोड़ी बहुत एनर्जी है, वो ऊपर की तरफ फ्लो कर जाएगा, इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कंडक्शन हो जाएगा। और जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, मान लिया आपने टेम्परेचर बढ़ाया, इसको हीट दी, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी, तो वो इस गैप को कवर अप कर पाएंगे, तो उसमें कंडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी पॉसिबल है, क्योंकि गैप जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगेन यहाँ पर अगर आपको डिफरेंस देना है तो वैलेंस बैंड पार्शियली फिल्ड, वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिल्ड, ये ओवरलैप कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर स्मॉल गैप प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसको हटा दो यहाँ से। ओके, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, आपको वो एक्सप्लेन करनी है और साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी देने हैं। फर्स्ट वन इज शॉटकी डिफेक्ट। ओके, तो ये जो डिफेक्ट है ना, ये बेसिकली एक वैकेंसी डिफेक्ट है, और ये आयनिक सॉलिड्स में होता है। वैकेंसी डिफेक्ट एक्चुअली इसमें होता क्या है, मान लो हमारे पास एक प्योर क्रिस्टल है ना, हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है A+ और B-, दो आयन्स हैं, एक कैटायन एक एनायन। ठीक है, जनरली अब ये अगर ये प्योर होता, ठीक, तो ये कुछ इस टाइप का होता, A+, B-, A+, B-, A+, देन ठीक है, और इधर भी मतलब पूरा ये सारा इस तरीके से। ठीक है, ये एक हमारा प्योर क्रिस्टल हो गया। अभी क्या हुआ, अगर इसमें कुछ इस टाइप का डिफेक्ट हो जाए कि यहाँ से एक कैटायन गायब हो जाए, मान लो यहाँ से एक कैटायन गायब हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी गड़बड़ा गई। भाई पहले यहाँ पर अगर +5 थे चार्ज और -5 थे, तो अभी क्या हो गया, कैटायन गायब हुआ तो +4 रह गए, यहाँ पे -5 है। क्या होता है कि यहाँ से एक एनायन भी चला जाता है, मान लो यहाँ से एक एनायन भी चला गया, तो अभी क्या है कि यहाँ पर जो पॉजिटिव है, पहले +5 और -5 थे, अभी पॉजिटिव भी +4 रह गए हैं, और यहाँ से नेगेटिव भी -4 रह गए हैं। तो ऐसा डिफेक्ट, ये जो कैटायन और एनायन यहाँ से गए हैं, इसकी वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई है, खाली जगह, मतलब वैकेंसी क्रिएट हो गई है, इसीलिए इस डिफेक्ट को वैकेंसी डिफेक्ट भी बोला जाता है। तो बेसिकली शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है, एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट है, जो कि आयनिक सॉलिड शो करते हैं। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि जो कैटायन और एनायंस हैं वो मिस हो जाते हैं अपनी प्लेस से। ठीक है, मेन पॉइंट क्या है कि जितने कैटायन मिस होंगे उतने ही एनायन मिस होंगे। ऐसा नहीं है कि आपने कैटायन 2 मिस कर दिए और एनायन 1, अगर ऐसा होगा तो आपने +5 थे, 2 कैटायन मिस हो गए, यहाँ से 3 हो गया, एनायन मिस हुआ 1, यानी कि 5 से 4 हो गया, तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो गड़बड़ा जाएगी। तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, नंबर ऑफ कैटायंस मिसिंग आर इक्वल टू दी नंबर ऑफ मिसिंग एनायंस टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। आप इस तरीके से इसको बोल सकते हो। अब क्योंकि इस डिफेक्ट में क्या हुआ है, यहाँ से कैटायन और एनायन मतलब जो मास था, जो एटम है वो गायब हो गए हैं, उनका मास कम हुआ है, तो इसकी वजह से यहाँ पर डेंसिटी जो है वो भी डिक्रीज कर जाती है। डेंसिटी क्या कर जाती है, डिक्रीज कर जाती है, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो सेम है ना, किस पर इम्पैक्ट आया है, सिर्फ मास पर, मास कम हो गया है, तो मास कम हुआ है तो डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाती है। और इसके एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, जैसे NaCl, जैसे KCl, ठीक है, AgBr। अब AgBr को थोड़ा सा नोट करना है, ये आपको आगे भी मिलने वाला है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। सेकंड है फ्रेंकल डिफेक्ट। ठीक है, सेकंड वन इज फ्रेंकल डिफेक्ट। यहाँ से इसको हटा देते हैं सारा। यहाँ पर हमारा A+ था, B-, सेम इसी पर ही मैं आपको टोटल समझाने वाली हूँ, ताकि आपको समझना थोड़ा सा इजी हो जाए। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, देखो ये जो डिफेक्ट है, सबसे पहले तो ये भी आयनिक सॉलिड्स में ही होता है, लेकिन ये ऐसे आयनिक सॉलिड्स होते हैं में होता है जिनके कैटायन और एनायन के बीच में, उनके साइज के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मतलब मान लो कैटायन का साइज और एनायन का साइज, मान लो अगर कैटायन का साइज 2 है तो एनायन का 10 होगा। देखो आप कितना ज़्यादा डिफरेंस है। या फिर हो सकता है कि एनायन का 3 हो और कैटायन का 7 हो, तब भी आप देख सकते हो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा डिफरेंस है। और जनरली क्या होता है कि जो कैटायन होता है ना, इन्हीं का ही साइज छोटा होता है। क्यों, मान लो Na है, ठीक है, Na की 2, 8, 1 इस तरीके से शेल्स होती हैं। जब Na का कैटायन बनेगा तो वो क्या हो जाएगा, Na+ एक पूरी की पूरी शेल चली गई है ना, तो साइज जो है वो कैटायन का जनरली ज़्यादा छोटा होता है।
ठीक है। कोई ही केस मिलेगा आपको रेयर जहाँ पर एनायन का साइज छोटा होगा, तो हम यही बोल देते हैं कि जनरली कैटायन। सबसे पहली बात दिमाग में क्या रखनी है कि आयनिक सॉलिड्स में होता है, वो भी ऐसे आयनिक सॉलिड जिनके जो आयंस होते हैं कैटायन और एनायन, उनके साइज के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, होता क्या है इसमें कि जिसका भी साइज छोटा होता है ना, भले ही वो कैटायन हो या एनायन, जनरली कैटायन, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपनी पोजीशन छोड़कर जो बाकी का गैप बच जाता है, जैसे यहाँ पर आपको ये गैप दिख रहा है ना बीच में क्रिस्टल के, इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। इंटर मतलब अंदर की तरफ, स्टिशियल मतलब स्पेशियल, साइट मतलब अंदर की तरफ जो स्पेस बचा हुआ है उस साइट पर आकर बैठ जाता है, क्योंकि जो साइज छोटा है तो वो छोटी जगह पर भी आकर बैठ सकता है। तो जो वॉइड्स होते हैं जनरली वो खाली होते हैं, या फिर कोई भी खाली जगह वॉइड्स अगर फ्री है, जहाँ पर भी एटम कोई और दूसरा प्रेजेंट नहीं है, इनको खाली स्पेस दिख रहा है, फ्री स्पेस, छोटे से हैं, वहाँ पर जाकर फिट हो जाएंगे। मान लो यहाँ से एक कैटायन यहाँ पर A+ था, वो चला गया और वो इस साइट में आकर बैठ गया, तो ये क्या होता है, फ्रेंकल डिफेक्ट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, तो फ्रेंकल डिफेक्ट भी एक वैकेंसी डिफेक्ट ही होता है। ठीक है, और साथ ही साथ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इंटरस्टिशियल क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, इंटरस्टिशियल साइट पर एक कोई आयन आकर बैठ गया जो पहले नहीं था, तो यहाँ पर भी ये तो एक डिफेक्ट ही हुआ ना, एक्चुअली इसको खाली होना चाहिए था, बट अभी यहाँ पर कुछ है, तो दैट मीन्स एक डिफेक्ट क्रिएट हो गया। तो फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है, एक वैकेंसी डिफेक्ट होता है एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें कैटायन और एनायन अभी भी आपको हो गए बैलेंस ही है। भाई पहले अगर +5 और -5 था, तो ए जो है वो उठ के कहीं क्रिस्टल से बाहर थोड़ी गया है, अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही है, तो क्रिस्टल के अंदर अभी भी +5 ऑलरेडी है। अब बात करते हैं डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी भी यहाँ पर सेम ही रहने वाली है, वॉल्यूम पे तो कोई इम्पैक्ट हुआ ही नहीं है, और मास भी क्रिस्टल को छोड़ के कहीं बाहर थोड़ी गया है, यहीं का यहीं है, तो डेंसिटी भी यहाँ पर अनचेंज्ड रहती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हो गए जैसे कि AgCl, AgBr। अब आप देख रहे हो यहाँ पे AgBr जो था ये शॉर्ट की डिफेक्ट भी शो करता है और साथ ही साथ फ्रेंकल डिफेक्ट भी शो करता है। ठीक है, उसके अलावा ZnS, तो ये कुछ एग्जाम्पल हो गए फ्रेंकल डिफेक्ट के। थर्ड की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है, तो नाम से ही पता चल रही है, अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मतलब जिसमें क्या होता है कि इंटरस्टिशियल में कोई डिफेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर बस डिफरेंस इतना होगा कि ये जो यहाँ पर वैकेंसी है ना, ये वैकेंसी क्रिएट नहीं होगी, मतलब यहाँ पर तो अपना रहेगा ही रहेगा, साथ में ही कोई इन्हीं में से जिसमें का आयन बना हुआ है ना A+ और B-, तो या तो A+ या फिर B-, इन्हीं का ही कोई सेम कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का ही कोई आयन आकर इंटरस्टिशियल साइट पर बैठ जाएगा, वो कहीं बाहर से आया है, वो इसी क्रिस्टल, देखो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था कि इसी क्रिस्टल में से निकल के वो इंटरस्टिशियल साइट पे आ गया था। यहाँ पे क्या हुआ है कि बाहर से ये कुछ एक्स्ट्रा रह गया होगा, तो वो एक्स्ट्रा सरफेस पे आ गया, और सरफेस पे आने के बाद उसने देखा कि यहाँ पे खाली जगह है, तो वहाँ पे फिट हो गया। ठीक है, इस तरीके से मान लो आपका एक मिठाई का डब्बा है, आपने उस पर ऐसे लड्डू रखे हुए हैं बहुत सारे, अभी एक के ऊपर एक लड्डू रख दिया, अभी नीचे वाला जो था वो आपने ठीक से लेयरिंग की नहीं, तो जैसे आपने हिलाया तो वो नीचे थोड़ी सी जगह बन गई और वो वहाँ पे जाके फिट हो गया। तो इस तरीके से ये कुछ है कि नीचे वाली लेयर से ही कुछ निकल के खाली जगह पे नहीं आया है, ऊपर वाली लेयर या मतलब कहीं बाहर से आकर वो यहाँ पर फिट हो गया, क्योंकि उसे स्पेस दिखा, जगह दिखी, तो वो यहाँ पर आकर फिट हो गया। तो ये क्या हो गया, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये जनरली, सॉरी ये मैंने आपको गलत बता दिया कि ये आयनिक में नहीं होता, ये नॉन आयनिक सॉलिड्स होता है ना जनरली, उनमें होता है, जो आयनिक नहीं होते। रीज़न, अगर इस तरीके से होगा तो यहाँ पे क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरी खराब हो जाएगी, तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर आयंस नहीं होते, नॉन आयनिक होता है, वरना इस तरीके से तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पूरी ही खराब हो जाएगी। ठीक है, तो नॉन आयनिक सॉलिड्स में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अभी डेंसिटी का क्या हुआ, तो आपको बताओ, वॉल्यूम पे तो कोई इम्पैक्ट आया नहीं, मास पे इम्पैक्ट आया। मास क्या हुआ है, मास यहाँ पर बढ़ा है, क्योंकि ये बाहर से कहीं से एक्स्ट्रा आया है, पहले ये क्रिस्टल में नहीं था, इस डिफेक्ट की वजह से इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हुआ, जिसकी वजह से ये मास यहाँ पर आकर बैठ गया, तो मास इंक्रीज हुआ तो डेंसिटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या दे सकते हैं हम, कि तो कोई एग्जाम्पल मुझे एक्चुअली अभी फ़िलहाल याद नहीं आ रहा है, अगर मुझे याद आएगा तो मैं आपको पिन कर दूंगी कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और अगर आप लोगों को याद आ रहा है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो देखते टाइम याद आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज़ F सेंटर, इसे हटा देते हैं यहाँ से। फोर्थ वन इज़ F सेंटर। देखो F सेंटर में क्या होता है, इसको ना पहले मैं आपको
एग्जाम्पल की हेल्प से बताने वाली हूँ। मान लो NaCl हमारे पास एक क्रिस्टल है ना, आप इसको ए बी टाइप में करके लिख सकते हो, लेकिन उससे बहुत अच्छे से ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं समझाने के लिए आपको NaCl ही लेकर चल रही हूँ। Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। ये प्योर क्रिस्टल है। अभी अगर इस प्योर क्रिस्टल पर मान लो मैंने क्या किया कि सोडियम वेपर्स, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी सोडियम वेपर्स पर, तो अभी क्या होगा कि ये जो सोडियम की वेपर्स है ना, ये आके इस क्रिस्टल की सरफेस पे बैठ जाएंगी। मान लो ये मेरे पास क्रिस्टल है, ठीक है। अभी क्या हुआ, मैंने इसके ऊपर ऐसे सोडियम की वेपर्स डाली, तो वो वेपर्स जो सोडियम है, मतलब Na जो है, वो आकर इसकी सरफेस पे इस तरीके से बैठ जाएगा। अभी ये क्या करेगा, क्योंकि ये वेपर की फॉर्म में है, वेपर की फॉर्म में है मतलब इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी है सोडियम Na के पास, वो बहुत ज़्यादा है ना। वेपर की फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत तेज़ी से मोशन करते हैं, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। इसके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, तो क्या होता है कि ये जो सरफेस पे यहाँ पे क्लोरीन है ना, इस प्योर क्रिस्टल के ऊपर, वो क्लोरीन इस ये जो Na है इससे अट्रैक्ट होने लगते हैं, ठीक है। और अट्रैक्ट होकर वो ऊपर की तरफ आने लगते हैं। वो ऊपर की तरफ आते हैं तो वो क्या करते हैं कि ये जो Na है इसके साथ बना लेते हैं। ये Na की वेपर्स थी, मान लो यहाँ पे एक Na था, क्लोरीन आया, क्लोरीन को देखते ही ये Na क्या करता है, ये Na अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये क्या बन गया, Na प्लस। नीचे से Cl माइनस देख रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, वो Cl माइनस और इसकी तरफ फिर तेजी से अट्रैक्ट हुआ, क्योंकि अभी ये क्या बन गया, कैटायन बन गया है। Cl माइनस बना और इसने क्या बना दिया, NaCl। तो इस इफेक्ट में क्या होता है कि क्रिस्टल के ऊपर ही आपको सरफेस पे NaCl की लेयरिंग देखने को मिल जाती है। ऊपर क्या बनने लगता है, NaCl बनने लगता है। अब क्या होगा, जब Cl आया है तो वो इस क्रिस्टल से आया है ना, उसने अपनी जगह कर दी खाली, यहाँ से Cl यहाँ पर चला गया। अब ये जगह खाली हो गई, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन नहीं रही। तो अब ये इलेक्ट्रॉन देखता है कि हाँ यहाँ पे ना पहले एनायन था, तो अभी यहाँ पे कैसी वैकेंसी क्रिएट हुई है, और वो वैकेंसी कैसी है, एनायनिक वैकेंसी, क्योंकि एनायन की वजह से क्रिएट हुई है ना। तो एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। अभी इलेक्ट्रॉन देख रहा है कि यहाँ पर एनायनिक वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो Na ने रिमूव किया था, या फिर आप कह सकते हो कि Na ने रिलीज किया था, ये इलेक्ट्रॉन आकर इस वैकेंसी में बैठ जाता है। जैसे ये इलेक्ट्रॉन आएगा तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो बैलेंस हो गई। भाई एक नेगेटिव चार्ज गया था, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, न्यूट्रलिटी बैलेंस हो गई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, जहाँ जहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन होता है उसी को ही हम बोलते हैं F सेंटर। और बेसिकली ये जो F सेंटर है ना, ये क्रिस्टल को कलर देने का काम करते हैं। कैसे काम करते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, अभी क्या होगा, इस पर विजिबल लाइट पड़ेगी। भैया जब अगर हम इस क्रिस्टल को देख रहे हैं तो क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि इस पर विजिबल लाइट है, इसी वजह से तो हम देख पा रहे हैं। जैसे इस पर विजिबल लाइट पड़ती है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को, आप कह सकते हो कि लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, कह सकते हो नहीं, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी में पहुंच जाता है। मान लो अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था, लाइट पड़ी, विजिबल लाइट, इस तरीके से इस इलेक्ट्रॉन ने इस लाइट को लिया और ऊपर हाई एनर्जी में पहुंच गया। अब कुछ टाइम बाद ये क्या करता है, वापस अपनी लोअर एनर्जी पे आता है, क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो है वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। स्टेबल होने के लिए उसको लोअर एनर्जी चाहिए। स्टार्टिंग में तो वो लेके बड़ा खुश हुआ, ऊपर पहुंच गया, फिर उसने देखा कि नहीं यार यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करेगा, यहाँ से वापस नीचे आएगा। अब जब नीचे कम एनर्जी पे आना है तो उसको अपनी एनर्जी देनी पड़ेगी ना, तभी तो एनर्जी कम होगी और तभी तो वो नीचे आएगा। तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जिस वेवलेंथ की होती है, वो एनर्जी, वो वेवलेंथ हमारी आंखों को फील होती है और हमें जो क्रिस्टल है वो उसी कलर का दिखने लगता है। तो ये F सेंटर जो होता है बेसिकली ये जो क्रिस्टल है उसको कलर शो करता है। जितने ज़्यादा F सेंटर होंगे, जो कलर की इंटेंसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा होगी, मतलब कलर उतना ही डार्क दिखेगा हमको। तो NaCl का क्रिस्टल हमको येलो कलर का दिखता है, वो इसी वजह से दिखता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। आप इसको लिख कैसे सकते हो कि व्हेन एनायनिक साइट ऑफ क्रिस्टल, कोई भी क्रिस्टल है जब उसकी एनायनिक साइट पर साइट को कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेता है, मतलब वहाँ पर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आकर बैठ जाता है, तो ये जो आयनिक साइट होती है इसी को ही हम बोलते हैं F सेंटर। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जाम्पल में आप NaCl का एग्जाम्पल दे सकते हो बहुत इजीली, ठीक है। तो ये जो ये वाली साइट है यही है F सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, क्योंकि 24 और 25 आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, वो न्यूमेरिकल पोर्शन में ऑलरेडी कवर हो चुके हैं, तो 26 आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26,
फर्स्ट वन इज, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन दी फॉलोइंग विद सुटेबल एग्जाम्पल्स। यहाँ पर हमको कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, कुछ टर्म्स हैं, हमको उनको एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो फर्स्ट वन इज फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म बेसिकली एक फिनोमिना है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो करते हैं, ठीक है। फेरोमैग्नेटिज्म क्या है? अ फिनोमिना शोन बाय फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। एक फिनोमिना है जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो करते हैं, ठीक है। अब फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो बेसिकली फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो हैं, होता क्या है कि एक सॉलिड स्टेट में जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो वो परमानेंट मैग्नेटाइज हो जाते हैं, सबसे पहली बात। अब इस चीज़ को हम एक्सप्लेन करते हैं कि होता क्या है। तो जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उसमें फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के जो सॉलिड क्रिस्टल्स होते हैं उसमें जो मेटल आयंस होते हैं वो एक साथ ग्रुप बना लेते हैं, छोटे छोटे, है ना। ग्रुप में होकर मेटल आयंस की बात कर रही हूँ, आयंस, मेटल के आयंस क्या होते हैं? कैटायंस जनरली, है ना। तो जो कैटायंस होते हैं या फिर आप कहोगे मेटल के जो आयंस होते हैं वो छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो ग्रुप होकर एक डोमेन बना लेते हैं। डोमेन मतलब चार्ज जो है वो ग्रुप होकर एक डोमेन बना लेता है और ये जो डोमेन है ये एक छोटी सी मैग्नेट की तरह एक्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो बड़ा सा सॉलिड होगा उसमें ऐसे छोटे छोटे से ग्रुप बन जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे से डोमेन बन जाएंगे। तो कई टाइप के डोमेन होंगे। अभी क्या होता है कि ये जो डोमेन होते हैं ना ये किसी एक डायरेक्शन में नहीं होते, अनडायरेक्शनल होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में ऐसे ही उल्टे सीधे किसी भी डायरेक्शन में होंगे। तो इसमें क्या होता है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट वो होता है ज़ीरो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, हमने क्या किया कि एक्सटर्नल बाहर से कोई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये जो जितनी भी डोमेन्स हैं ये सारी की सारी डोमेन्स यानी कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स थे वो सारे के सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब जब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे तो अब जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो ज़ीरो नहीं रहेगा बल्कि स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा या ऑब्जर्व होगा, क्योंकि सारे के सारे जितने भी डोमेन्स हैं वो सब एक डायरेक्शन में है ना। तो ऐसे ही सब्सटेंस होते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अब इन सब्सटेंसेस की खास बात क्या है कि जब आप यहाँ से मान लो आपने बाहर से मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ था, ये आपने हटा भी लिया तो भी इसकी प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं होता, ये परमानेंट इसी डायरेक्शन में रह जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि मतलब इनमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ आई थी, जो इनका मैग्नेटाइजेशन हुआ था वो परमानेंट होता है। इवन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हटा लेते हो तब भी उनमें वो प्रॉपर्टीज़ रह जाती हैं। इसीलिए इन सब्सटेंसेस का यूज़ हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाने में भी करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल, आप फीकोनी याद रख सकते हो, है ना। तो आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो ये सब इसी के एग्जाम्पल्स होते हैं। उसके अलावा CrO2, तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। नेक्स्ट वन इज पैरामैग्नेटिज्म। तो पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है? ये फिनोमिना होता है जो कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो करते हैं। अब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, उसमें क्या होता है कि सॉलिड होता है, सॉलिड क्रिस्टल्स में क्या होते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वहाँ पर क्या था? ग्रुप की हम बात कर रहे थे जिनको हमने डोमेन्स बोला था। यहाँ पर हम ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इधर उधर अरेंज होते हैं। इसी तरीके से जैसे ही हम उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो जीरो हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे ही हमने एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया तो ये एक डायरेक्शन में आ गई, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो नहीं होता है। लेकिन अब फर्क क्या है पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में? फ़र्क ये है कि वहाँ पर जब हमने इस फील्ड को हटा लिया था तब भी ये प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं होती, जबकि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में ये प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। अगर आपने यहाँ पर कोई एक्सटर्नल कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया हो, मतलब इस तरीके से, तो ये वापस कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें। जब आपने अप्लाई किया हुआ था तब ये इसमें कन्वर्ट हुए थे, जितने टाइम आप अप्लाई रखोगे उतने टाइम रहेंगे, जैसे ही आप हटा लोगे तो ये वापस इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिज्म होता है, जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो परमानेंट नहीं होता है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो जैसे कि Fe3+ हो गया या Cr3+ हो गया, तो ये सब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन इज फेरीमैग्नेटिज्म। ओके, यहाँ से हटा देते हैं, फेरी आ जाएगा। तो ये फिनोमिना है जो कि
फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो करते हैं। अब फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी सेम यही होता है, डोमेन्स होते हैं। पहले डोमेन्स होंगे, छोटे छोटे ग्रुप्स होंगे, है ना, आयंस के, जिन्हें हम डोमेन्स बोलते हैं। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में भी ये डोमेन्स थे। अभी जैसे ही हम इसी तरीके से अलाइन होंगे उल्टे सीधे, जैसे ही हम इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो इन सब्सटेंसेस में क्या होता है कि ये जो डोमेन्स होते हैं ना, ये एंटी पैरेलल अरेंज हो जाते हैं। एंटी पैरेलल मतलब अगर एक इस डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो फेरोमैग्नेटिक में ये सारे के सारे पैरेलल अरेंज थे, जबकि फेरी मैग्नेटिज्म में ये एंटी पैरेलल अरेंज होते हैं। ठीक है, तो एंटी पैरेलल अरेंज होने की वजह से क्या होता है कि डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है यहाँ पर वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, क्योंकि क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना। तो फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेज में क्या होता है कि जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो जीरो हो जाता है। नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। एंटी फेरोमैग्नेटिज्म फिनोमिना होता है जो कि एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस शो करते हैं। ठीक, ये लाइन तो सब में कॉमन है ही। अब एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं कि जिसमें डोमेन्स होते हैं वही अनडायरेक्शनली अरेंज्ड होते हैं। जैसे ही आप उसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो इस केस में क्या होता है कि जैसे ही आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक, सॉरी मैंने आपको थोड़ा सा गलत बता दिया, सॉरी। और मैंने आपको इसके एग्जाम्पल भी नहीं बताए हैं अभी फेरी मैग्नेटिज्म के, फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस के। सॉरी, पहले फेरी मैग्नेटिज्म ही देख लेते हैं। सॉरी, ये मेरी मिस्टेक रही है, आई एम सॉरी। फेरी मैग्नेटिज्म में क्या था, सॉरी मैं फ्लो में गलत बोल गई। फेरी मैग्नेटिज्म सब्सटेंसेस में क्या था, डोमेन्स थे जो अनपेयर्ड अनडायरेक्शनली अरेंज थे। जैसे ही आपने उस पर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो क्या होता है कि अरेंज हो जाते हैं। कुछ तो होते हैं पैरेलल डायरेक्शन में और कुछ हो जाते हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो ये पैरेलल है तो ये वाला अनपैरेलल हो, एंटी पैरेलल हो गया, ये पैरेलल है तो ये एंटी पैरेलल हो गया। तो यहाँ पर क्या होता है कि म्यू नेट जो है वो अभी भी जीरो तो नहीं होगा, क्योंकि मान लो इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसने इसको कैंसिल कर दिया, लेकिन ये तो अभी भी बच गए ना, जो कि कैंसिल नहीं हुआ है, तो ये ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक, तो जीरो तो नहीं होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा। जैसा फेरोमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्ग था ना, स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये क्या होगा, वीक होगा यहाँ पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो होगा वो वीक होगा। तो ये वीकली अट्रैक्ट होंगे इस मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो यहाँ पर वीक है, तो वीकली अट्रैक्ट होंगे, जबकि फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या थे, वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे थे। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया Fe3O4, ठीक है, या फिर फेराइट्स हो गए। ठीक है, तो वो सब किसके एग्जाम्पल्स होंगे, वो होंगे फेरी मैग्नेटिक के। फेराइट्स जैसे कि MgFe2O4। ठीक है, तो ये सब किसके एग्जाम्पल हो गए, फेरी मैग्नेटिक के। उसके बाद अब बात करते हैं एंटी फेरो। तो ये वो है जो मैंने पहले बता दिया था फेरी में, सॉरी ये मेरी मिस्टेक है, आई एम सॉरी। एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, इसमें क्या होता है, डोमेन्स होती हैं, अनडायरेक्शनली अरेंज्ड होती हैं। जैसे ही हम इस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है कि ये डोमेन्स एंटी पैरेलल अरेंज हो जाती हैं। एंटी पैरेलल अरेंज होंगी तो अब हर एक दूसरे के इम्पैक्ट को कट कर देगा, तो जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे, जैसे कि हाँ, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सॉरी मेरी गलती थी, मैं कंफ्यूज हो गई थी। इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि MnO। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अब फाइनली हमारे पास बचते हैं, फाइनल है 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स। देखो ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा आपको NCERT में भी दिया हुआ नहीं था, तो ये आपको लग सकता है कि ये पता नहीं क्या है, लेकिन इसके नाम में ही क्लियर है कि एक्चुअली है क्या। 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स। ओके,
12-16 ग्रुप कंपाउंड्स वो होते हैं, जैसे हमने उसमें पढ़ा था ना सेमीकंडक्टर में एन टाइप और पी टाइप, तो वो क्या हो रहे थे कि दो ग्रुप के, चाहे वो 13-14 ग्रुप हो या फिर 14-15 हो या मतलब 13-14 हो या 14-15 हो, कोई भी दो ग्रुप के एलिमेंट्स को हम क्या कर रहे थे, मिक्स कर रहे थे, डोप करा रहे थे, और उसकी वजह से हमें एक न्यू टाइप का क्रिस्टल मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर भी वही है, बस यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर 12-16 और 13-15 ग्रुप के बारे में हम स्पेसिफिकली बात करें। तो 12-16 ग्रुप कंपाउंड्स वो होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं बाय कंबाइनिंग 12 एंड 16 ग्रुप एलिमेंट्स। तो ये कौन से कंपाउंड्स होंगे जो प्रिपेयर होते हैं 12 ग्रुप कंपाउंड एलिमेंट और 16 ग्रुप एलिमेंट्स के को कंबाइन करके। ठीक है, जबकि 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो प्रिपेयर होते हैं 13th ग्रुप और 15th ग्रुप के एलिमेंट्स को कंबाइन करके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो एल्यूमिनियम फोस्फाइड बोल सकते हो, AlP। ठीक है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, ये हो गया 13-15 ग्रुप का, क्योंकि हमें पता है एल्यूमिनियम जो होता है वो 13th ग्रुप का एलिमेंट है, और जो फॉस्फोरस है वो किसका है 15th ग्रुप का। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो गया AlP, दैट मीन्स एल्यूमिनियम फोस्फाइड। और अगर हम बात करते हैं 12-16 की, तो 12-16 में कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आप बात कर सकते हो जिंक सल्फाइड ZnS, वो क्या हो गया 12-16 ग्रुप का एग्जाम्पल हो गया। फिर इसका एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हो CdS। तो ये दो एग्जाम्पल मेरे हिसाब से काफ़ी हैं, तो ये हो गए 12-16 के। ऐसे ही अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो गैलियम आर्सेनाइड का, यानी कि GaAs। ठीक है, गैलियम आर्सेनाइड, तो ये किसके एग्जाम्पल हो गए 13-15 ग्रुप। अच्छा, इन कंपाउंड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई, ये हम पढ़ रहे हैं क्यों इनकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना कि ये जो सेमीकंडक्टर्स, इनसे भी सेमीकंडक्टर्स ही प्रिपेयर किए जाते हैं। यहाँ पर जो सेमीकंडक्टर्स प्रिपेयर होते हैं एक्चुअली वो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं ना वो परफेक्टली कोवलेंट नहीं होते। जैसे हमने 14 ग्रुप एलिमेंट्स जब पढ़े थे, जो सेमीकंडक्टर्स थे उसमें 14 ग्रुप थे, और हमने जो डोपिंग कराई थी वो 14 ग्रुप के साथ कराई थी। 14 ग्रुप की टेंडेंसी क्या होती है कार्बन या सिलिकन या जर्मेनियम की, कि वो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना। तो वहाँ पर क्या था कि वहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन थी, जबकि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 12-16 या 13-15 लें तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है इनमें, तो फिर भी ज़्यादा डिफरेंस है, इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। तो ये जो यहाँ पर जो बॉन्ड क्रिएट होते हैं ना वो प्योरली कोवलेंट नहीं होते, प्योरली कोवलेंट नहीं होते, इनमें थोड़ा सा आयनिक कैरेक्टर होता है। और आयनिक कैरेक्टर होता है दैट मीन्स आयंस थोड़े से इन्वॉल्व हो जाते हैं, आयंस दैट मीन्स चार्ज इन्वॉल्व हो जाता है, और चार्ज इन्वॉल्व हो जाता है तो वहाँ पर जो कंडक्टिविटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और एक चीज़ होती है टाइम रेस्पॉन्स, अगर आपको पता हो, सॉरी रेस्पॉन्स टाइम, ये क्या होता है। तो जैसे पहले के टाइम में होता था ना कि पहले जो बड़े वाले टीवी होते थे, बड़े डब्बे वाले टीवी, तो उनमें जब आप स्विच ऑन करते थे उसके बहुत देर बाद आपको पिक्चर दिखाई देती थी, है ना। या फिर हाँ, लेकिन आज के टाइम में अगर आप LEDs की बात करो तो उसमें जैसे ही आपने स्विच ऑन किया आपको तुरंत पिक्चर दिखाई देगी। या फिर पहले जो बल्ब होते थे या ट्यूबलाइट्स, जो पुरानी वाली ट्यूबलाइट्स होती थी ना, आपने बल्ब ऑन किया उसके बहुत देर बाद वो जलती थी, है ना। मतलब ट्यूबलाइट जो है उनको टाइम लगता था जलने में, तो वहाँ पर क्या है कि जो रेस्पॉन्स टाइम है, आपने स्विच पहले ही ऑन कर लिया उसको जलने में टाइम लग रहा है, तो जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम होता था। जबकि आजकल जो CFL या वो पतली वाली ट्यूबलाइट्स आ रही हैं तो उनको आप जैसे स्विच ऑन करते हो वो तुरंत स्टार्ट हो जाती है ना, तुरंत जलने लगती है। तो वहाँ पर क्या है कि जो रेस्पॉन्स टाइम है वो कम हो गया है। तो ये जो कंपाउंड्स होते हैं इनका भी रेस्पॉन्स टाइम कम होता है, तो इसलिए ये जनरली यूज में आते हैं और थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आपको कोई सजेशन देना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।